नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ। इसके लिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में दो बड़े भाषा परिवार हैं जिनमें कि भारतीय भाषाओं का विकास समाहित है, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है भारतीय आर्य भाषा परिवार, जो कि उत्तरी भारत में जो भाषाएं विकसित हुई उनको शामिल किया गया है। दूसरा जो भाषा परिवार है वो है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें दक्षिण भारत में बोलने जाने वाली भाषाओं को शामिल किया गया है। इसी के आधार पर जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है और इसी के आधार पर हम इनको जानेंगे कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किन किन भाषाओं का समय अनुसार प्रयोग होता रहा है। देखिए, अगर विस्तार से अगर हम देखें तो प्रत्येक युग में भाषा के दो रूप रहे हैं। एक वो भाषा जो साहित्य में प्रयोग की जाती रही तथा दूसरी वह भाषा जो साधारण जनता के द्वारा प्रयोग में आती रही है। तो यहाँ पर दो भाषाएं हैं, एक है साहित्य की भाषा और दूसरी कौन सी भाषा है, जन साधारण की भाषा। क्योंकि भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है, यही कारण है कि जो भाषा कभी जन साहित्य की भाषा थी, धीरे धीरे व्याकरण दृष्टि से समृद्ध होकर उसी भाषा ने साहित्य की भाषा का रूप ले लिया है। जैसे अगर हम बात करें, आरंभ में जो जन भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत थी, जो जन भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इस भाषा ने साहित्य का रूप धारण कर लिया। जब यह व्याकरण के नियमों में जकड़ी गई या इसको व्याकरण दृष्टि से शुद्ध करने का प्रयास हुआ, तब एक जनता की भाषा भी सामने आई या जन भाषा भी सामने आई। वो कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पर जो वैदिक संस्कृत कभी जन भाषा थी, वो साहित्य के नियम और व्याकरणों में बंधने के बाद साहित्य की भाषा कहलाई और उसी का बदला हुआ रूप जिसको जनता ने प्रयोग किया, जनसाधारण ने प्रयोग किया, वो लौकिक संस्कृत के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर अगर हम देखें तो पाणिनि महोदय ने लौकिक संस्कृत को भी व्याकरण के नियमों में जकड़ दिया था, यानी लौकिक संस्कृत में भी साहित्य की रचना होने लगी थी। तब जनसाधारण ने अपनी सुविधा के लिए पाली, प्राकृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये जो पाली प्राकृत भाषा है, बाद में धीरे धीरे इनमें भी साहित्य की रचनाएं होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी भाषाओं का आगमन हुआ, अपभ्रंश और बाद में अवहट भाषाएं सामने आई। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि भाषा का विकास रुक गया। जैसे नदी बहती हुई आगे निकल जाती है, उसी प्रकार भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। तो जनसाधारण ने लौकिक भाषा किसको बना लिया था, ब्रज भाषा को बना लिया था। लेकिन सूरदास जैसे महाकवियों ने ब्रज भाषा को कृष्ण के वर्णन के लिए प्रयोग किया, या रीतिकाल में भी ब्रज भाषा को साहित्य के क्षेत्र में विशेष सफलता मिली या साहित्य की भाषा बना ली, तो धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आता चला गया। तो ये भाषा का विकास क्रम है जो समय अनुसार और व्याकरण के शुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन के लिए हमेशा धीरे धीरे उसमें बदलाव आता रहता है। उस समय जनता अपनी सरलता के लिए भाषा को और आसान करके किसी अन्य भाषा को एक नया रूप प्रदान कर देती है और धीरे धीरे उसे अपने आम जीवन में समाहित कर लेती है। जब साहित्य का आगमन होता है तो वही भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होकर साहित्यिक भाषा बन जाती है। अब अगर मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो इसके विकास क्रम को हम 1500 सालों के इतिहास में जानेंगे। ये कौन सा समय काल है, आप इसे जीरो बिंदु से शुरू करके अगर लेकर चलेंगे तो हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले जो ईस्वी प्रारंभ का समय है, ईस्वी प्रारंभ के समय से 500 ईस्वी पूर्व, यानी 500 ईस्वी हमें पीछे जाना पड़ेगा, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी प्रारंभ, ये पहला समय काल है। उसके बाद जिसे हमने क्या कहा है, यहाँ पर आदिकाल कहा है। ये कौन सा समय है, 500 ईस्वी पूर्व से सन के आरंभ तक, ये वो समय काल है जो सन का आरंभ है। उसके बाद जो मध्यकाल है, वो मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक माना गया है,
ईसवी सन के आरंभ में 500 ईस्वी तक, ये क्या है 500 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तरकाल का जो समय काल है जिसे हम उत्तरकाल कहेंगे वो कहाँ से माना गया है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो इस तरह से ये 1500 सालों का जो भाषा का विकास क्रम है वो हम मध्यकालीन आर्य भाषा में जानेंगे। 3 भागों में बांटकर पहला जो समय काल है उसे आदिकाल कहा गया है, जिसका समय काल 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक या आरंभ तक माना गया है। दूसरा जो है वो मध्यकाल है, जिसका समय काल ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा वो है उत्तरकाल, जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय काल को शामिल इसमें किया गया है। अब अगर हम मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें, ये आदिकाल के अंतर्गत हम कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो मध्यकालीन आर्य भाषा के आदिकाल में जो भाषा सबसे पहले आती है वो है पाली भाषा। ये समय काल कौन सा रहेगा, आप ये ध्यान में रखें कि ये समय काल 500 ईस्वी पूर्व से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन के प्रारंभ तक हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर पाली और प्राकृत 2 भाषाओं के बारे में हम जानेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के प्रथम चरण की भाषा जिसका प्रयोग धर्म के अनुयायियों द्वारा हुआ, धर्म के अनुयायियों ने जिसका प्रयोग किया वो कौन सा धर्म है, यहाँ पर बौद्ध धर्म आएगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पाली भाषा का जो नामकरण है, ये नामकरण यूरोप के विद्वानों के द्वारा किया गया है, लेकिन बहुत से विद्वान हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। पाली भाषा के क्षेत्र को लेकर भी काफ़ी विवाद है। कुछ इसे मगध की बोली मानते हैं और कुछ उज्जैनी की, लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने इसे पैसाची प्रभावित मागधी कहा है। पाली भाषा के 2 रूप विद्वानों ने स्वीकार किए हैं कि 2 रूप हैं पाली भाषा के। पहले तो अगर हम देखें, जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया, तो वहीं पर इसको हम देख सकते हैं कि पाली का जो संबंध है पाली भाषा का, वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जातक और पीटक जो उनके ग्रंथ है, यानी जातकों और पीटकों में इनका प्रयोग किया है। ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उन भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों से जुड़े हुए दोनों ग्रंथ हैं, जिनका प्रचार प्रसार पाली भाषा के माध्यम से उनके शिष्यों ने किया था। उसके बाद दूसरा जो उसका रूप है वो है अभिलेखी प्राकृत। अभिलेखी प्राकृत का जो संबंध है ये कुछ लेखों से जुड़ा हुआ है, जो लेख शिलाओं पर अंकित है। शिला यानी जो पत्थर को काट कर उस पर जो लेख अंकित है, ये विशेष तौर पर सम्राट अशोक के समकालीन और उसके समय के बाद के, यानी अशोकी अभिलेख और अशोकेतर अभिलेख इसके अंतर्गत आते हैं। अशोकी अभिलेख हैं उसमें लघु शिलालेख भी आते हैं, भृगु शिलालेख भी आते हैं, चतुर्दश बृहद शिलालेख भी आते हैं, कलिंग का शिलालेख भी इन्हीं में मिलता है, बराबर गुफा अभिलेख आदि इसके प्रसिद्ध अभिलेख हैं। ये नाम अगर आपको ध्यान रहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो केवल अभिलेखी प्राकृत किससे जुड़ी हुई प्राकृत है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सम्राट अशोक के लेखों के बाद या अभिलेखों के बाद जो अभिलेख मिलते हैं वो छोटे छोटे खंडित अभिलेख हैं, कुछ शिलाओं पर है और कुछ ताम्र पत्रों पर भी लिखे गए हैं। ताम्र पत्रों पर भी ये अभिलेख मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि मध्यकालीन जो आर्य भाषा है वो प्रथम चरण की भाषा है और इसका प्रयोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने किया। ग्रियर्सन ने इसे पैसाची प्रभावित मागधी कहा है। इसके 2 रूप मिलते हैं, एक पाली और दूसरा अभिलेखी प्राकृत। जो पाली है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों की भाषा में प्रयोग हुआ है और अभिलेखी प्राकृत जो शिलाओं पर लेख लिखे गए हैं या शिलाओं पर जो सम्राट अशोक के समय काल में वर्णन किया गया है उसमें भी पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ सम्राट अशोक के बाद छोटे छोटे शिलालेख और ताम्रपत्रों पर भी इस भाषा को देखा जा सकता है। अब हम प्राकृत की अगर बात करें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जन भाषा का संस्कार करके जब उसे संस्कृत संज्ञा से विभूषित किया गया
तब वह जनभाषा प्राकृति या सामान्य लोगों की बोली समझी गई और उसका नाम प्राकृत पड़ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जनभाषा की बात की जा रही है और ये किसके शब्द हैं? ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्द हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब जनभाषा का संस्कार करके, यानी जनभाषा में जब उसको संस्कार करके, उसमें परिवर्तन करके, उसमें शुद्धता करके जब उसे संस्कृत संज्ञा से विभूषित किया गया, यानी जब उसे संस्कृत की व्याकरण की कसौटी पर कसा गया, तब वह जनभाषा प्राकृत, यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि प्राकृत या सामान्य लोगों की बोली समझी गई और उसका नाम क्या पड़ गया? प्राकृत पड़ गया। प्राकृत शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में यह प्रथम प्राकृत है और अभिलेखी प्राकृत से संबंधित है। जो हमने पाली के साथ इसकी वर्णन करी थी, अभिलेखी प्राकृत कौन है? जो शिलाओं पर लेख लिखे गए हैं, वो कौन सी भाषा है? अभिलेखी प्राकृत है। दूसरे अर्थ में अगर देखें, भारत व भारत से बाहर असंख्य प्राकृत है जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तृतीय प्राकृत की अगर बात करें तो अपभ्रंश, अवहट भी यहाँ पर सम्मानित की जाती है। यहाँ पर क्या है? अवहट, अवहट भी यहाँ सम्मानित की जाती है। यानी इसके विस्तार को समझने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि पहला जो प्राकृत शब्द प्रयोग किया गया वो उनके लिए प्रयोग किया गया जो अभिलेखी प्राकृत है, जो शिलाओं पर लेख लिखे गए उसमें जिस भाषा का प्रयोग हुआ। दूसरे अर्थ में भारत से बाहर भी असंख्य प्राकृत है जिनका प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग धर्म, साहित्य, भूगोल आदि के आधार पर इस भाषा के अनेक भेद करता है। यानी धर्म के आधार पर इसको कुछ अलग नाम दे दिया गया, साहित्य के आधार पर इसका दूसरा भेद ढूंढ लिया गया, भूगोल के आधार पर यानी जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर जो परिवर्तन आया उसके आधार पर भी इसको एक अलग रूप स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह प्राकृत भाषा का विकास हुआ, लेकिन ये किससे हुआ? पाली भाषा से ही धीरे धीरे प्राकृत भाषा निकल कर सामने आई। अब अगर बात करें शौरसेनी की, शौरसेनी जो ईस्वी प्रारंभ से लेकर 500 ईस्वी तक के समय काल में हम शामिल करेंगे, यह प्राकृत का ही एक प्रकार है। मथुरा अथवा सूरसेन के आसपास बोले जाने वाली बोली को शौरसेनी कहा गया है। इसे मध्य देश की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत नाटकों के गद्य की भाषा भी कौन सी रही है? शौरसेनी रही है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में शौरसेनी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। वररुचि ने संस्कृत को शौरसेनी प्राकृत का आधार माना है। यानी शौरसेनी प्राकृत कहाँ से निकल कर आई है? संस्कृत भाषा से निकल कर आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य देश क्योंकि संस्कृत का केंद्र रहा है और शौरसेनी भी संस्कृत से इसी कारण प्रभावित है, क्योंकि ये भाषा भी कहाँ से है? मध्य देश की ही भाषा मानी गई है। देखिए मध्य देश की भाषा है क्योंकि मध्य देश संस्कृत का केंद्र रहा है, तो संस्कृत का ही बदला हुआ रूप या धीरे धीरे संस्कृत में जो परिष्कार आया या संस्कृत में जो धीरे धीरे परिवर्तन आया वो किसके रूप में आया? शौरसेनी के रूप में आया। उसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी भी इसी तरह शौरसेनी के समय काल में ही आएगी, ईस्वी प्रारंभ से लेकर 500 ईस्वी तक। ये भी जैन साहित्य की भाषा रही है। अर्धमागधी प्राकृत का ही रूप है, क्योंकि शौरसेनी भी किसका रूप है? प्राकृत का ही रूप है। इसका क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के मध्य का है। जैनियों ने इसके लिए आर्ष, आर्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ जैनियों ने इसे ऋषि भाषा और आदि भाषा भी कहा है। आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा और आदि भाषा शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया है। संपूर्ण जैन साहित्य अर्धमागधी में ही लिखा गया है। अगर हम देखें आचार्य विश्वनाथ की अगर बात करें, जिनकी रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण उनकी रचना है। इसमें उन्होंने इसे किसको? अर्धमागधी को चरों, सेठों और राजपूतों की भाषा कहा है। अर्धमागधी भाषा पर महाराष्ट्री और शौरसेनी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मागधी भाषा की अगर बात करें तो मागधी मगध के आसपास की भाषा है।
कौन सा क्षेत्र है जो मगध है उसके आसपास के क्षेत्र को कौन सी भाषा कहा, जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी है, मागधी है। वर रुचि के अनुसार मागधी का जन्म शूरसेनी से हुआ है। मागधी में कोई स्वतंत्र साहित्य की रचना प्राप्त हमें नहीं होती है। संस्कृत नाटकों में जो निम्न जाति के पात्र थे या जो छोटे पात्र होते हैं, निम्न पात्र होते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे गोड़िये भी कहा गया है। इसके 4 रूप प्रसिद्ध हैं और वो 4 रूप कौन कौन से हैं, वाल्मीकि, ढक्की, शावरी और चांडाली। ये 4 रूप इसके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके प्राचीनतम रूप का प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में देखा जा सकता है। हम मानते हैं कि अश्वघोष एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, तो इनके नाटकों में मागधी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। मध्यकालीन आर्य भाषा के उत्तर काल की अगर बात करें तो उत्तर काल में जो अपभ्रंश भाषा है, जिसका समय काल यहाँ पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच का माना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण रही। प्राकृत कालीन जन भाषा का विकसित रूप ही क्या है, अपभ्रंश भाषा कहा गया है। यानी जो प्राकृत काल में जो भाषा चल रही थी, बाद में जनता ने उसमें परिवर्तन कर लिया, जन भाषा बना लिया और उसी का विकसित रूप क्या कहलाया, अपभ्रंश भाषा कहलाई। इसका समयकाल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में माना गया है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी आदि नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, पतंजलि ने किया। किसमें, अपनी रचना महाभाष्य में किया। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि इसका सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने किया और अपनी रचना कौन सी थी इनकी, महाभाष्य थी, उसमें किया। भरत मुनि ने मागधी, अवंती, प्राच्य आदि जिन 7 भाषाओं के नामों का प्रयोग किया है उसमें अपभ्रंश नाम नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। इसमें जो आपकी पुस्तक में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि संकेत यह है कि 3री सदी के लगभग एक विकृत शब्दों को अपभ्रंश या विभ्रष्ट आदि कहा तो जाता था, किंतु किसी भाषा के अर्थ में इस प्रकार का कोई शब्द प्रयोग में नहीं था। लगता है कि आगे चलकर इस प्रकार के अपभ्रंश शब्दों के अधिक प्रयोग के कारण ही वह भाषा भी अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कही जाने लगी और स्वयं यह नाम भी अपभ्रंशित होकर अवहंस, अवहट, अवहट और ओहर आदि के रूप में बाद में प्रयुक्त होने लगा। यानी अपभ्रंश भाषा के बाद का जो रूप है वो अवहट के रूप में सामने आया। इसी का परिवर्तित या बदला हुआ रूप क्या है, अवहट है। अपभ्रंश की प्रमुख बोलियों में अगर देखें तो शूरसेनी आती है, पैसाची है, ब्राचड़ है, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये वही बोलियां हैं जिनका हम पहले प्रयोग कर चुके हैं। पहले ये जब बोली के रूप में धीरे धीरे इसमें जब विकास हो जाता है तो ये भाषा का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपभ्रंश भाषा उत्तर कालीन मध्य आर्य भाषाओं में हम इसे शामिल कर रहे हैं। यानी उत्तर काल जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय है उसमें कौन सी भाषा आएगी, अपभ्रंश भाषा आएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का आरंभ हमने 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का समय काल में किया है। इन 1500 वर्षों के काल में अनेक भाषाओं का उदय भी हुआ और विकास भी हुआ। आरंभ से ही पाली भाषा से इसका विकास हमने माना, लेकिन अवहट इसकी अंतिम भाषा है। अवहट की अगर बात करें तो अवहट में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें अगर हम देखें तो विद्यापति का नाम मुख्य रूप से आता है। विद्यापति की जो रचना कीर्ति पताका और कीर्ति लता है वो कौन सी भाषा में है, वो अवहट भाषा में है। इसके 2 रूप हैं, पूर्वी और पश्चिमी। साहित्य की दृष्टि से ये दोनों ही रूप बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः अगर देखें तो अवहट भाषा में प्रभुत मात्रा में साहित्य की रचना हुई और इसे हम आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी भी मान सकते हैं। इसमें से जो अवहट है इसे हम अंतिम आर्य भाषा मान रहे हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा। इसमें से कुछ भाषाओं का साहित्य प्राप्त है और कुछ का नहीं। लेकिन अगर देखें विस्तार रूप से तो सभी भाषाएं हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि के रूप में काम करती हैं। यानी जिस हिंदी भाषा को आज हम पढ़ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है, इन्हीं मध्यकालीन आर्य भाषाओं से उसकी पृष्ठभूमि बनना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी के साथ
आज हमने जो ये अपना विषय था मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें हमने पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और अवट भाषा के बारे में जाना। 3 भागों में हमें इसे बांटना है, आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल। भाषाओं को जानने के लिए हमें इन 3 भागों में बांटकर हमें इसको देखना पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का प्रश्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।